जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में, जहां हम आपको रोज़ नई नई जानकारियां उपलब्ध कराते हैं। दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेके आया हूं, जो कि कक्षा 12 का है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे, ऐसा नहीं कि ये केवल कक्षा 12 के लिए ही है, बल्कि 10 के बोर्ड एग्ज़ाम में, नीट वगैरह में इससे क्वेश्चंस आते हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो वीडियो में जुड़े रहिए, अंत तक वीडियो देखिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उन्हें भी ये जानकारी उपलब्ध हो सके। तो चलते हैं वीडियो में। दोस्तों, पिछले कई वीडियो में हमने आनुवांशिक पदार्थ के बारे में जाना है। आज हम जानेंगे क्या होता है आनुवांशिक पदार्थ, किस प्रकार से आनुवांशिक पदार्थ की खोज हुई, किसने या कौन कौन से वैज्ञानिकों का इसमें योगदान रहा है। तो सबसे पहले कुछ वर्ड होते हैं, कुछ शब्दावलियां हैं जिनका हम बार बार इस्तेमाल करेंगे, तो उसको हम पहले समझ लेते हैं, फिर आगे चल के हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं आनुवांशिक पदार्थ। मैंने आपको बार बार ये कई वीडियो अपलोड हो चुके हैं इसके, आप इसको देख सकते हैं। आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? वह पदार्थ जो आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाता है, वही तो होता है आनुवांशिक पदार्थ। लेकिन क्या है आनुवांशिक पदार्थ? वो है कौन जो आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जा रहा है? ठीक है, तो कई वैज्ञानिकों में पहले बहुत ज़्यादा मतभेद था। कुछ का मानना था कि आनुवांशिक पदार्थ आरएनए है, कुछ का मानना था कि आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है, कुछ के ये मत थे कि आरएनए से ही डीएनए का निर्माण होता है, कुछ के ये मतभेद थे कि कुछ का ये मानना था कि डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है, कुछ का मानना था आरएनए से डीएनए का निर्माण होता है। तो किस प्रकार से आरएनए या डीएनए के मतभेद को दूर किया गया, हम पढ़ते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, आनुवांशिक पदार्थ के बारे में हम समझ गए कि वह पदार्थ जो आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाता है, वो होता है आनुवांशिक पदार्थ। इससे ही मिलते जुलते कुछ पॉइंट हैं। आनुवांशिक लक्षण क्या होता है? आनुवांशिक लक्षण आपने देखा होगा, आपके अगल बगल जो लोग हैं उनमें कुछ लक्षण उनके जनक के जैसे हैं, उसे हम बोलते हैं आनुवांशिक लक्षण। वह लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आता है या जाता है, उसे बोला जाता है आनुवांशिक लक्षण। जैसे शरीर की लंबाई, त्वचा का रंग, ये सब क्या है? ये आनुवांशिक लक्षण। आपने देखा होगा, जितनी लंबाई पिता की उतनी लंबाई पुत्र की। क्यों? क्योंकि वो आनुवांशिक लक्षण उसके पिता से उसके अंदर प्रवेश कर गए। तो वो लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, वो कहलाता है आनुवांशिक लक्षण। अब आप कहेंगे सर कि कुछ ऐसे लड़के होते हैं जो मम्मी पापा से लंबे हो जाते हैं। तो भाई, उत्परिवर्तन हर गुणसूत्र में, हर डीएनए में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है, जिसकी वजह से नई जाति की उत्पत्ति होती है, तो उसे उत्परिवर्तन की कैटेगरी में रखा जाता है। तो उसकी बात छोड़ दीजिए। आनुवांशिक लक्षण वह लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, उसे हम आनुवांशिक लक्षण के नाम से या रूप में जानते हैं। अगला पॉइंट है आनुवांशिकी। तो क्या होता है आनुवांशिकी? आनुवांशिक लक्षणों के अध्ययन को, आनुवांशिक लक्षणों के अध्ययन को आनुवांशिकी के नाम से जाना जाता है। मतलब ऐसा विज्ञान या जिसमें हम केवल आनुवांशिकी के बारे में पढ़ेंगे, उसे बोला जाता है आनुवांशिकी। ठीक है, बात करते हैं आनुवांशिकता। तो आनुवांशिक लक्षण का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने के गुण को क्या बोलते हैं? आनुवांशिकता। आनुवांशिक लक्षण का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना क्या कहलाता है? आनुवांशिकता। और आनुवांशिक लक्षणों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? आनुवांशिकी। दैट्स इट। बात करते हैं आगे। आनुवांशिक पदार्थ की खोज, किस प्रकार से आनुवांशिक पदार्थ की खोज हुई, उसके अब पता चला कि जो है आनुवांशिक पदार्थ, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था भैया वान बेनिडेन। क्या नाम था? वान बेनिडेन। उन्होंने बताया कि आनुवांशिक पदार्थ गुणसूत्र में पाया जाता है। तो अब उसी के हिसाब से पता चला कि आनुवांशिक पदार्थ की गुणसूत्रों पर उपस्थिति। वान बेनिडेन ने बताया कि आनुवांशिक पदार्थ गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। तो अब चले भैया गुणसूत्र की तरफ, हमें क्या ढूंढना है? हमें ढूंढना है आनुवांशिक पदार्थ।
क्या होता है आनुवांशिक पदार्थ, तो कहाँ रहता है आनुवांशिक पदार्थ, किसके साथ रहता है आनुवांशिक पदार्थ। जैसे अगर हमें ढूंढना हो किसी व्यक्ति विशेष को, किसी व्यक्ति को ढूंढना है तो हम पता लगाएंगे ना कि घर कहाँ है, जिला कौन सा है, राज्य कौन सा है, उसका देश कौन सा है, किसके साथ रहता है, कहाँ रहता है, सारी चीजें। तो वैसे ही हमें क्या ढूंढना है, आनुवांशिक पदार्थ ढूंढना है। तो हम पहले ढूंढेंगे, वान बेनिडेन ने बताया था 1887 में बताया था कि कहाँ पे रहता है भैया, तो आनुवांशिक पदार्थ कहाँ रहता है, गुणसूत्र पर रहता है या गुणसूत्र में रहता है। तो ढूंढेंगे भैया गुणसूत्र कहाँ रहता है। तो अब शुरू करते हैं, हम चैप्टर को शुरू करते हैं। तो चलेंगे, पता चला कि गुणसूत्र कहाँ रहता है भाई, केंद्रक में रहता है। तो पता चला केंद्रक कहाँ रहता है, तो केंद्रक कोशिका में रहता है। अब भाई कोशिका क्या है, तो शरीर की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में की थी। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब की, सन 1665 में। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोशिका की खोज कौन किया, तो रॉबर्ट हुक ने कब किया, सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कर दी। इसके बाद एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। क्या नाम था, रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने 1831 में केंद्रक की खोज कर दी, न्यूक्लियस की खोज कर दी। आगे चलते हैं, नगेली एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था नगेली। तो उन्होंने देखा जब रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज कर दी तो नगेली ने क्या किया, उसी केंद्रक के अंदर कुछ लंबवत संरचनाएं देखी। क्या किया, उस केंद्रक के अंदर नगेली ने कुछ लंबी लंबी धागे की जैसे संरचनाएं देखी, जिन्हें 1888 में वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने क्या कह दिया, गुणसूत्र कह दिया। खोज कौन किया, नगेली ने। नाम किसने दिया, वाल्डेयर ने। तो गुणसूत्र की खोज कौन किया, नगेली। नाम कौन दिया, वाल्डेयर। तो केंद्रक रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा, यहां से चलते हैं, रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजी गई कोशिका में सन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक खोजा। उसी केंद्रक के अंदर नगेली ने लंबवत संरचनाएं खोज डाली। उस लंबवत संरचना को 1888 में वाल्डेयर ने क्या कह दिया भैया, कह दिया कि ये क्या है, गुणसूत्र है। आगे चलेंगे, अब पढ़ते हैं वान बेनिडेन के बारे में। तो वान बेनिडेन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने कब कहा, 87 में, सन 1887 में बताया। क्या बताया कि सभी दैहिक कोशिकाओं यानी कि जनक कोशिकाओं में दंडवत संरचनाओं की संख्या समान होती है। अर्थात माता पिता में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, समान होती है। मतलब पुरुष में 46 और मादा में 46। तो संतान जो आएगी उसमें उसकी क्या हो जाती है, आदि। आप पढ़े कि मनुष्यों में कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, चलिए। जबकि युग्मनज में कितनी हो जाती है, आधी हो जाती है। अगला ये टॉपिक थोड़ा सा बता रहा हूं, उसको ध्यान दीजिएगा। आनुवांशिक पदार्थ कहाँ होते हैं भाई, गुणसूत्र पर। यहाँ पे हमने देखा था आनुवांशिक पदार्थ की खोज, तो आनुवांशिक पदार्थ की गुणसूत्रों पर उपस्थिति। तो किसने बताया था कि आनुवांशिक पदार्थ गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं, तो वान बेनिडेन ने बताया था। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो कि आपको इस चैप्टर में जरूरी हैं याद रखने, ये याद कर लीजिएगा। अगला वीडियो अब हम शुरू करेंगे, न्यूक्लिक अम्ल की खोज किस प्रकार से वाल्डेयर ने न्यूक्लिक अम्ल की खोज की, किस प्रकार से डीएनए प्राप्त हुआ और क्यों आनुवांशिक पदार्थ डीएनए को ही कहा जाता है, क्या है ग्रिफिथ का प्रयोग, क्या है एवेरी मैक्लाइड मैककार्टी का प्रयोग, क्या है हरसेवा चेज का प्रयोग। ये सारे वीडियो आपको अपलोड कर दिए जाएंगे, आप देखते रहिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट और जबरदस्त तरीके से आपको ये वीडियो बनाया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।